अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम क्लास 9th न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 3 के लास्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। 3.1 है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करवा दिया करें, लेकिन वो स्टूडेंट जो कि हमारी थ्योरेटिकल वीडियोस के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है उसको सुनकर जब एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करेगा तो उसको 5 टाइम्स फास्टर जो है वो उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में समझ आ जाएगा जिसने हमारे वो वीडियो लेक्चर्स नहीं दिए होंगे। तो चलते हैं सबसे पहली डेफिनेशन के ऊपर। हमारे पास डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट की जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि सवाल में हमें कम से कम वक्त लगे चीज़ों को समझने में। तो चलते हैं अपने पहली डेफिनेशन की तरफ। इक्वल सेट्स, नाम से ही वाज़ेह है कि इक्वल सेट्स कब होंगे, कोई से दो सेट्स जब उनके पास एग्जैक्टली हैव द सेम एलिमेंट्स। जब उनके पास क्या होंगे, दोनों सेट्स के अंदर, चाहे वो एक ए सेट है और चाहे वो एक सेट बी है, तो उसके अंदर बिल्कुल सेम एलिमेंट्स होंगे डिस्पाइट ऑफ द तरतीब। यानी कि तरतीब आप उनकी कोई भी ले लें लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने नंबर्स जो है ना वो वही लेने हैं। यानी कि एक में जो है वो 2 1 3 लिया हुआ है और एक में 1 2 3 लिया हुआ है, तो वो आपके पास जो है वो तरतीब में फ़र्क है लेकिन एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। इसी तरह आपके पास जो है वो मैं यहाँ पर एक सेट ले लेती हूँ ए बी और दूसरा सेट ले लेती हूँ बी ए। तो ये भी इक्वल सेट्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी ए भी मौजूद है, इसके अंदर भी ए भी मौजूद है, बस तरतीब को आगे पीछे कर दिया गया है। एक बात हमने याद रख लिया है कि हमें जो है वो एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरा ये कि तादाद भी सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना 1 2 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 2 3 4, तो ये फिर इक्वल सेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें 4 आ गया, दूसरा इनकी तादाद भी सेम नहीं है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो तादाद भी सेम होनी चाहिए है और जो एलिमेंट्स उसके अंदर लिख रही हूँ वो भी सेम होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या होते हैं? इक्वल सेट्स। अगला है आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कब होते हैं? जब उसके पास सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों। यानी कि तादाद तो बराबर हो लेकिन एलिमेंट्स ना भी बराबर हो, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं वो आपकी डेफिनेशन को फुलफिल करता है। जैसा कि यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है आप इसमें देखें, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और इसमें काउंटिंग लिखी हुई है, पर उसने कहा है कि इक्विवेलेंट सेट अगर आपने बताना है तो बस आपने सेम नंबर के ऊपर फोकस रखना है, यानी कि तादाद सेम होनी चाहिए जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी इक्विवेलेंट सेट्स की। अब आप देखें यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1 2 लिखूँ और दूसरा सेट में लिखूँ ए बी लिखूँ, तो ये भी इक्विवेलेंट सेट्स है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो तादाद है एलिमेंट्स की और ये भी दो तादाद है। एलिमेंट का सेम होना ज़रूरी नहीं है। जो इक्वल सेट्स है उसके अंदर ऑर्डर भी सेम होना चाहिए है और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए हैं। इसमें जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी कि तादाद जो है वो एलिमेंट्स की सेम होनी चाहिए, लेकिन एलिमेंट्स ना भी सेम हो तो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास सबसेट की, और यहाँ पे जो सबसेट से ऊपर जो एक बात बताई गई है कि जो सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है इक्विवेलेंट सेट को बताने के लिए, वो आपके पास इस तरह का एक अलिफ मदा का टाइप का साइन होता है जो कि आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स के सिंबल को रिप्रेजेंट, यानी अगर ये ए के दरमियान में मैंने ये वाला सिंबल डाल दिया ना, इसका मतलब है कि मुझे इसे किस तरह रीड करना है, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी सेट। ठीक है, यानी कि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो है आपके पास सबसेट्स ऑफ द सेट। देखें, सब का मतलब ही ये है कि किसी बड़ी चीज़ में से छोटा हिस्सा निकाल देना है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और इसमें से इसका मजीद एक छोटा सर्कल बना दिया है, तो ये मैंने सब सर्कल ले लिया है। ठीक है, सब कहते हैं द स्मॉलर पोर्शन और द स्मॉलर पार्ट ऑफ अ लार्जर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बड़े सेट में से अगर आप सेट निकालोगे तो वो सब सेट बनता है। ठीक है, चीज़ों को उर्दू में जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा करें, डेफिनेशन तो फिर आप इंग्लिश में खुद भी लिख सकते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मैंने आपको भी यही बात बताई थी कि अगर कोई बड़े सेट में, जिस तरह कि आप कह लेंगे मैंने बी सेट को लिया है 1 2 3, ठीक है, ये आपके पास मैंने सेट बी लिया है। अगर मैं कहूँ कि ए में जो है वो 1 है, ठीक है, तो 1 जो है वो एक ही एलिमेंट है इसका, और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ द सेट इज़ द एलिमेंट ऑफ बी, बी के अंदर वो मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से ए बी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। सबसेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है जिस तरह ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। अब आगे हम मज़ीद इसको पढ़ते हैं, इसका सिंबल क्या होता है और लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है। ठीक है,
उसने कहा है कि सिंबॉलिकली आप इस तरह लिखते हैं, यानी कि इस तरह एक साइन डालते हैं और इसके नीचे इक्वल का भी बार डाल देते हैं, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मैथ्स में नॉर्मली आप सिंबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी बातों को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। जिस तरह इस बात को आप पढ़ते हैं ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, इस बात को पढ़ते हैं आप ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये सिंबल्स की थोड़ी ना आपको डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास इन केस बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि आपके पास इसको उल्टा सिंबल लिखेंगे। सुपर सेट का नाम से ही वाज़ेह है कि जो बी सेट है वो ग्रेटर है और ए सेट जो है वो स्मॉलर है, तो वो सुपर सेट होगा ए का। और जो यानी कि मैं आपको वाइस वर्सा समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली, ए जो है वो 1 है और बी जो है वो आपके पास 1 और 2 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कहेंगे, आप कहेंगे जो ए है वो बी का सबसेट है, लेकिन क्योंकि बी बड़ा सेट है तो आप कहेंगे कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। एक दूसरे को उल्टा सीधा करके जो है ना वो आप बात को बोलेंगे, जो छोटा सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होता है और जो बड़ा सेट है वो दूसरे सेट का सुपर सेट होता है, ठीक है। बड़ा और छोटे का ध्यान रखना है आपने बोलते हुए। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके पास। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, पहली कंडीशन तो है ये है कि वो ए जो है वो छोटा सेट होना चाहिए बी का। फिर बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। फिर बी में कोई ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए का हिस्सा ना हो, तो फिर वो उसका होता है प्रॉपर सबसेट। वही एग्जांपल बार बार इस्तेमाल हो रही है सब बातों को समझाने के लिए कि ए के अंदर है A1 और बी के अंदर है 1 और 2, ठीक है। ये थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। तो अब आप देखेंगे 1 तो 1 यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन 2 एक ऐसा एलिमेंट है बी का, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी जो कि ए में मौजूद ना हो, तो वो आपके पास क्या हो गया, वो उसका क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट बन गया। यानी पहली कंडीशन ये कि एक तो वो उसका सबसेट हो, दूसरी कंडीशन ये कि बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो कि ए के अंदर मौजूद ना हो। तो फिर आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सबसेट का ही सिंबल यूज़ करना है, बस इसके दरमियान में या नीचे लाइन नहीं लगानी है आपने प्रॉपर सबसेट के अंदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट, लास्ट डेफिनेशन है। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी जो ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए और ए और बी बिल्कुल बराबर आ जाए आपस में। जिस तरह के नीचे आप एग्जांपल देखें, ए बी सी है और सी ए बी है, बिल्कुल बराबर है ना आपस में ये, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर दो सेट्स हैं ना, यानी कि इक्विवेलेंट सेट्स आ गए हैं, और सॉरी इक्वल सेट्स आ गए हैं, तो फिर आपने कह देना है कि वो इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब जिस तरह के ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 सेट्स दिए हुए हैं। उसने कहा है कि ए और बी, अब आप देखें ए छोटा है बी की निस्बत, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर हैं और डी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये सबसेट की डेफिनेशन को, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। ये ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। फिर बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी क्यों है, क्योंकि ये भी एक छोटा सेट है और इसका एक एलिमेंट जो है वो डी ही है जो कि इसमें मौजूद नहीं है बी के अंदर, तो आपने कह देना है कि बी इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। लेकिन क्या हुआ है जी कि ए और बी बराबर हैं, तो फिर आपने कह देना है कि ए एंड बी आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात लिखी हुई है कि आपके पास ये, अब मैं आपको इस तरह से ये बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर आप आ जाएं, थोड़ी सी साफ जगह देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ आपको। जिस तरह के ये बना हुआ था कि ये एक बड़ा सेट है आर, आर से छोटे आपके पास कौन से होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उससे छोटे आपके पास क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। उससे छोटे आपके पास क्या होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। उससे छोटे आपके पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। यानी कि एक बड़े सेट में से बहुत सारे छोटे छोटे सेट्स निकलते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि नेचुरल सेट जो है वो होल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, फिर होल नंबर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का प्रॉपर सबसेट है, फिर सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो प्रॉपर सबसेट है रैशनल नंबर्स का, और एट द एंड ऑफ द टाइम जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक प्रॉपर सबसेट है। यानी कि हर छोटा सेट बड़े सेट का प्रॉपर सबसेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी फिर भी बाकी रह जाती है हमारी एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग ईजी लगता है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।